अस्सलाम वालेकुम। निसा के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुश आमदीद हैं। आज के इस एपिसोड में मैं अपने लिए बहुत एजाज़ महसूस कर रही हूँ कि जिनके साथ मैं हूँ, बल्कि जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हमारी लेजेंड पाकिस्तान की, मैं ज़्यादा तारुफ के लिए कोई तमहीद बांध ही नहीं सकती। बिकॉज़ कि जब आप सूरज को चिराग दिलाने की कोशिश करें ना, तो आपको नाकामी होती है। तो मेरे पास ऐसे अल्फाज ही नहीं है कि मैं इनके बारे में कोई भी तारीफ़ी कलमात अदा कर सकूँ। ज़्यादा बेहतर हो कि हम उनसे ज़्यादा बात करें। जी हाँ, पाकिस्तान की फ़र्स्ट फ़ीमेल आर्किटेक्ट यास्मीन लारी साहबा, मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि आज अपने कीमती वक्त में से उन्होंने निसा को टाइम दिया। और ये टाइम देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी ख़वातीन को वो अपनी वो जर्नी बता सकें कि हम ख़वातीन उनकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी क्या वैल्यू रख रहे हैं, हमारी क्या इज़्ज़त है और ये इज़्ज़त में उनका किरदार है। यकीनन हमारे लिए ये लोग ऐसी हमारी इंस्पिरेशन स्टोरीज़ जो हैं, मोटिवेशन का बहुत बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर मैं आपसे वो मिलवाती हूँ मैम यास्मीन लारी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि आप जैसी ख़वातीन जो है ना, हम लोगों के लिए एक ज़रिया बनी है। हमने ज़िंदगी में जब प्रोफेशनल उसमें कदम रखा तो हमने सोचा, आप लोगों को देख के सीखा। यकीनन आप जैसी क्वालिफ़िकेशन, आप जैसा एक्सपीरियंस, आप जैसा वर्क का जो स्टाइल है, वो तो अपनाना बहुत ही नामुमकिन बात है, लेकिन हम फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, एज़ अ पाकिस्तानी फ़ीमेल फ़र्स्ट आर्किटेक्ट, आपको क्या दुश्वारियाँ हुई और आपने उनको ओवरकम कैसे किया? और आप क्या समझती हैं कि ये फ़ील्ड ख़वातीन के लिए मुस्तक़बिल में कैसी रहेगी? बहुत शुक्रिया तमाम बीवी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है ऐसे बातें करके, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप ख़वातीन के लिए ये सब कर रही हैं। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि जब पाकिस्तान मूवमेंट चली तो उसमें ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार था। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मेरी जनरेशन तो ख़ैर पिछले सदी की हो गई, लेकिन उससे पहले जो ख़वातीन थी उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें की और बहुत कुर्बानियाँ दी। तो लिहाजा मेरा ख़्याल एक ट्रेडिशन है जो हमारे मुल्क में चलती चली आई है। और ये सही है कि जब पाकिस्तान बना तो ऑब्वियसली बहुत कम ख़वातीन प्रोफेशन में थीं, और मुझे मौका मिला, और खुदा का फ़ज़ल है कि मैं जो भी मैंने जाके पढ़ाई की, पढ़ाई करके मैं वापस आ सकी। और फिर मेरे मियाँ जो ऑक्सफोर्ड में उस वक्त पढ़ रहे थे, मैं उस वक्त स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में थी, वो भी ऑक्सफोर्ड में है। और फिर हम लोग वापस आए और फिर हमने यहीं पे काम शुरू किया। वो जो हैं मेरे मियाँ जो है वो उन्होंने पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तो वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव थे। फिर उसके बाद से हिस्टोरियन बने सुहेल ज़हीर लारी साहब। और मैं जो है आके फिर मैंने अपना जो है वो सिलसिला आर्किटेक्चर का शुरू किया। तो इस तरह से ये हुआ। और अर्ली डेज से हम 64 में वापस आए, 1964। तो बहुत पुरानी बात हो गई। और उस वक्त ये था कि बहरसूरत ये प्रोफेशन को इतना जाना पहचाना नहीं था, मर्द हजरात भी बड़े कम ही थे। बिल्कुल। और इत्तेफाक की बात है कि मैं पहली खातून आर्किटेक्ट बन सकी। लेकिन ये है कि बहरसूरत ख़वातीन हर शोबे में जहाँ पे भी मेरा ख्याल है उसको अडॉप्ट करती हैं, वो बहुत उसमें एक्सेल भी करती हैं। यस, यू आर राइट। तो ये अच्छी बात है। आपकी बातों से ये एहसास हुआ कि तालीम जो है ना, अगर उसको ज़ेवर कहा गया है तो यकीनन तालीम पहला कदम है। कि तालीम तो आपने हर बहरहाल हर सूरत हासिल करनी है, वो कहीं से भी आप हासिल करें, क्योंकि तालीम आपको एक शऊर देती है, आपकी शऊर की खिड़की खोलती है। लेकिन आपसे अभी जैसे आपने कहा कि आपने इतना बाहर पढ़ा, तो बहुत सारी हमारी अब जनरेशन जो है पाकिस्तान से बाहर मूव होने का सोचते, तो फिर वापस पलटकर पाकिस्तान नहीं आते। बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं, मेरे ख्याल में वहाँ पढ़ना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वापस अपनी पाकिस्तान आकर अपने मुल्क के लिए सर्व करना, सोचना, और जो आगे हम आपके प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे उसके ऊपर काम करना, मेरा ख्याल में ये आपके अंदर अगर चीज़ जज्बा चीज़ है तो यकीनन ये इसमें आपका अपना किरदार भी होगा। और मुझे लगता है कि यकीनन आपके जो बड़े बुज़ुर्ग कहना चाहिए उनका बहुत किरदार है पाकिस्तान के बनने में, बनाने में, या उसको एक अच्छा बेहतर तरफ लेके जाने में, मुल्क बनाने में। बिल्कुल सही है कि मैं ख़ैर वो ज़माना और था। और अब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। मेरे वालिद तीसी लाहौर थे, वो सिविल सर्विस में थे। और हमारी अम्मा जो थी उन लोगों ने बहुत उस ज़माने में कैंप्स वगैरह में काम किया। तो उस वक्त तो जज्बा यही था कि सब कुछ पाकिस्तान के लिए करना है।
और हालांकि हम बच्चे थे लेकिन हमें एहसास बहुत था। और मेरा ख्याल है कि कभी भी हम लोग पढ़ रहे थे उस ज़माने में, तो मेरे मियाँ को मुझे कभी नहीं ख्याल हुआ कि हम वहाँ कहीं काम करें। हमारा ये ख्याल था कि वापस पाकिस्तान ही जाएंगे। और यही वजह है कि एक्चुअली शायद मैंने कहीं और किसी मुल्क में काम किया भी नहीं। हाँ। क्योंकि बहुत से आर्किटेक्चर ने जाके कई जगहों पे बड़े मशहूर हुए, बहुत जाके उन्होंने काम किए हैं, मिडल ईस्ट में किया है या अमेरिका में और किया आपको है। ऑफर्स भी बहुत हुई होंगी यकीनन। ऑफर्स अगर हुई भी तो बहुत मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था। यस और ये है कि मुझे तो काम भर सूरत मुल्क में करना था। मुझे फख्र की बात है कि जो मैंने किया वो यहीं से किया, जो मैंने सीख सकी। और मैंने चूंकि गरीबों के साथ बहुत काम किया है, मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। तो तालीम अपनी जगह पर, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे यहाँ बहुत सारी कदरें हैं, बहुत सारा सकाफत है, बहुत सारी जो हमें ट्रेडिशन कहते हैं वो हमारे यहाँ है, जो हमें समझनी चाहिए और उस पर हमें देखना चाहिए कि हम उस पर कैसे उसको लेके आगे चलें। उसको दुनिया के आगे लेकर आना चाहिए। बिल्कुल हम लोग अब इस दौर में आ गए हैं कि शायद हम लोग अपने पीछे पुष्ट से छुपना चाहते हैं, या लगता है कि शायद वो बहुत बैकवर्ड चीज़ें हम सामने लेकर आएंगे तो शायद लोग पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हम दुनिया पे अगर जब नज़र डालते हैं ना, तो अपनी रिवायात को बरकरार, न सिर्फ बरकरार रखे हुए बल्कि उनमें मॉडर्नाइज कर रहे हैं और चीज़ों को, वैल्यूज़ को बढ़ा रहे हैं और दुनिया में पहुंचा रहे हैं। आप भी देखती होंगी, जाहिर बात है हम लोग भी सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले देख रही थी कि वियतनाम या गयाना, यहाँ टूरिज़्म का नाम भी नहीं था, लेकिन वो लोग अपने मुल्क को एज अ टूरिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर रहे हैं। ना सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं बल्कि ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं विजिटर्स को कि लोग आएँ और उनके मुल्क की सकाफत को देखें। और यकीनन हमारा मुल्क तो इस ख़जाने से माला माल है। कुदरती तौर पे हमारे अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में हर चीज़ रखी हुई है, लेकिन हम न जाने क्यों इसमें बहुत पीछे हैं। बहरहाल मगर मेरा ख्याल ये है कि बजाय कि हम ये तवक्को करें कि बाहर के लोग आके देखें, मेरे ख्याल में हमें खुद अपने जो हमारे जो ट्रेडिशंस हैं और जो हमारा जो भी खजाना है बहुत बड़ा हेरिटेज का, वो हम खुद उसको समझें भी, देखें भी, उसका ख्याल भी करें। और मेरे ख्याल में अगर हम ये भी करेंगे तो बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई बाहर के लोगों की अप्रिसिएशन चाहिए या वो हम उनको इम्प्रेस करें कि हमारे पास ये कुछ है। मेरा ख्याल है ये हमारे लिए ही खुद इतना बड़ा खजाना है, इसको हमें संभालना चाहिए और हमें उसका ख्याल करना चाहिए और हमें उस पर फख्र होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हमारे पास था तो बाहर से लोग आकर यहाँ पे काबिज होना चाहते थे, एक तरीके से अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे। इसका मतलब है कि ख़जाना असल में यही है। हेरिटेज फाउंडेशन पाकिस्तान, और आप एज आ ह्यूमैनिटेरियन, आपका काम किसी से पोशीदा नहीं है और शायद हम बहुत ज़्यादा रोशनी भी डालना चाहें तो नहीं डाल सकते। आपकी एक बहुत तवील जद्दोजहद इस काम के हवाले से। आप मुझे ये बताएं कि बीइंग अ लेडी यकीनन कोई काम आसान नहीं होता, तो आपने बहुत काम किया। आपका सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, आपके डिज़ास्टर रिलीफ प्रोजेक्ट्स, आपका ऐसा लो कॉस्ट हाउसिंग स्ट्रक्चर, इस सब के ऊपर आपने इतना काम किया है। एक तो ये जज्बा कहाँ से आया, और आप क्या देखती हैं कि आने वाली अपनी न्यू जनरेशन, आपकी फील्ड के जो आर्किटेक्ट हैं, वो अपने इस काम से क्या तब्दीली ला सकते हैं? देखो, मेरा बात यह है कि इस मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है और मेरा ख्याल है अक्सर लोगों को, सवाए जो से सफ़र कर रहे हैं और बहुत हैं शहर में भी जो गुज़र रहे हैं उस मुसीबतों से, और जो हाल अभी हमारे गांव में है वो तो इस कदर बुरा है, मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। तो लिहाजा अब हमें देखना ये है कि हम क्या चाहते हैं अपने मुल्क में, हम क्या खुशहाली हमें चाहिए। हमें आम लोगों के लिए खुशहाली चाहिए, और ये कि चंद लोगों के पास अगर सब कुछ है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आपकी बात सही। और मसला ये वाला भी हो रहा है कि जो लोग हैं जो एक ख़ास तबके से नहीं बिलोंग करते, उनके लिए इस मुल्क में सहूलियात नहीं है, और मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी इनजस्टिस है। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक ही मुल्क है और उसमें 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। और ये अजीब सी बात है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे शहरों में 50% से ज़्यादा लोग जो है वो कच्ची आबादी में रहते हैं, जिनके पास ना पानी है ना कोई और सहूलियात है, जहाँ हर चीज़ टूटी हुई है, जहाँ सब्ज़ा तक नहीं है। और ये इतनी ज़्यादती है कि मैं बहुत चाहती हूँ कि तरीके मैं कोशिश कर रही हूँ निकालूँ कि
सब लोग खुद ही उठ के करना शुरू करें। और मैं समझती हूँ ख़वातीन का इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। बिल्कुल। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो हम सैलाब के इलाके में काम कर रहे हैं, यहाँ पे सिंध में, आपको याद है 2022 में जी। कराची में बहुत बड़ा सैलाब आया था, यहाँ भी बड़ा बुरा हाल हुआ था। वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हुआ और कई मिलियन खानदान जो हैं वो आसमान के तले हैं। और जब मैं वहाँ बात करती हूँ तो अगर उनको सूखी रोटी मिल जाए दिन में तो वो भी बड़ा कमाल है। बिल्कुल ऐसे। तो हमने ये बेड़ा उठाया कि हम, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से 2005 से ह्यूमैनिटेरियन फील्ड में काम कर रही हूँ और मैं पूरे मुल्क में किया है। ज़लज़ला तो नॉर्थ में आया था, मंसेरा से आगे जगह है, और फिर उसके बाद से कहाँ कहाँ हमने काम किया। नॉर्थ में बहुत ज़्यादा किया, फिर सिंध में भी 2010 के बाद से हम काम मुसलसल कर रहे हैं। लेकिन जो तबाही अभी आई थी और जो मैंने हालात देखे वो कभी पहले मेरे ख्याल में हमारे आंखों से नहीं गुजरे थे। और लेकिन वहाँ जो हमने काम शुरू किया, और आपने ख़वातीन की बात की, तो मैं बड़े फ़ख्र से आपको कहना चाहती हूँ कि जो ख़वातीन हमारे गांव की हैं, देही इलाकों की हैं, वो कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वो हैं जिनकी वजह से आपको मैं बताऊं कि 1 मिलियन ख़ानदान हमारे जो आज फूड सिक्योर हो गए, खाना पीना खुद वो कर रहे हैं ये सैलाब के इलाके में, और फ्लड से भी बचे हुए हैं। अभी जो सैलाब अभी आया था, इतना बहुत ज़्यादा नहीं मगर आया तो था ना। यूँ तो ज़रा सा पानी बहता है, ज़रा सी बारिश होती है तो लोग बेघर हो जाते हैं। बिल्कुल। वो माशाल्लाह अपने उनको गांव से नहीं हटना पड़ा। उन्होंने दरख्त उगाने शुरू किए हुए हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, मुर्गियां पाल रहे हैं, मछली को उगा रहे हैं। और वो लोग, जिसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ख़वातीन आगे आ गई। और ये आपकी बात सही है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, और लेकिन हमारे मुल्क में आपको पता है कि आज जो खबरें हैं उसके लिहाज से 26 मिलियन, इसका मतलब 2 करोड़ 60 लाख बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है, स्कूल में ज़्यादा ही नहीं है, उसके पास कोई मौका ही नहीं मिल रहा उसको। और ये भी वो बच्चे जिनका डाटा अवेलेबल है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यू आर क्वाइट राइट, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे क्या फिगर्स हैं। तो मगर ये कि जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ ज़्यादातर लोग तो ना पढ़े हैं ना, ऑब्वियसली ना पढ़े। अभी तो जो पुराने लोग हैं वो भी, लेकिन उनमें इतने हुनर है, उस हुनर से वो इतना कुछ कर रहे हैं कि मैं हैरान। और ये हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारी पुरानी चीज़ें हैं जो उनके सदियों से चली आती हैं, जनरेशन से चली आती हैं, वो लोग उसे करते हैं। और जिस तरह से अपने घरों को खूबसूरत करती हैं, वो कमाल है। बिल्कुल मिट्टी से चीज़ें बनाती हैं। तो एक तो चीज़ होती है तालीम आपकी फॉर्मल होती है जो आप स्कूलों में जाके सीखते हो, एक तालीम होती है जो आपको अपने ख़ानदान में भी मिलती है। उसमें आपको हुनर भी मिलते हैं, उसमें आपको सोचने का एक अंदाज भी मिलता है। और मेरा ख्याल ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस हमारे मुल्क में हैं, जो मैं देख रही हूँ ख़ासतौर पर सिंध में है। और वहाँ पे ये है कि ख़वातीन जो हैं, जब उनको मौका मिलता है तो वो बहुत आगे जाती हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने दुनिया देखी हुई है, आपकी इन बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इतनी दुनिया देखी होगी, वहाँ पे आपने बहुत कुछ देखा होगा। लेकिन जब आप अपने मुल्क और पाकिस्तान की बात कर रही हैं, आपकी मोहब्बत, आपकी कदर तो ज़ाहिर हो ही रही है, लेकिन आप इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई सारी दुनिया घूमने के बाद भी अगर आपको यहाँ टैलेंट नज़र आ रहा है, आपको यहाँ की ख़वातीन में स्पार्क नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ के लोग जो कुछ कर सकते हैं शायद वो कहीं और लोग बहुत कम कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सीखने का लम्हा भी है हमारे लिए कि हमारा मुल्क हर चीज़ से माला माल है। बात वही है कि हम उनको प्रोवाइड नहीं करते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, उनको मौक़े फ़राहम नहीं करते, और अपने कदमों पे ख़ुद खड़ा होने का एक जो जज्बा है ना, उनके अंदर हम वो पैदा नहीं होने देते। इसमें आपका बहुत किरदार है, आपकी फाउंडेशन का बहुत किरदार है, जो आप जगहों पे जाती हैं, ऐसे स्लम्स एरियाज़ में जाती हैं, गाँव में जाती हैं, और वहाँ जाके ना सिर्फ लोगों की तरबियत कर रही हैं बल्कि उनको ऐसी सहूलियात, ऐसे तरीके भी सिखा रही हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे आसान कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं कि जब ख़ातून को समझ में आ जाता है कि वो दुनिया में बहुत कुछ कर सकती है, पैसा हर चीज़ का हल नहीं है, पैसा हर चीज़ का हासिल भी नहीं है, शऊर या इंसान की मुस्बत सोच या आगे बढ़ने का जो एक जज्बा होता है, अगर ये 3 चीज़ें भी इंसान के अंदर हो तो बाकी वसीले अल्लाह ताला खुद आपको मुहैया कर देता है। आपने क्या कल्चरल एक रवायात का फ़र्क देखा है, या वैल्यूज़ को कैसे देख सकती हैं कि हमारी ख़वातीन इन वैल्यूज़ पे कितनी कारबंद होती हैं?
और क्या समझती हैं इन चीज़ों को? देखिए, जो मैंने देखा है वो ये है कि जो गरीब है वो बस गरीब तो नहीं रहना चाहता ना, वो तो चाहता है कि जिंदगी बेहतर हो। बेहतर हो। लेकिन अलमिया हमारा ये है कि हम उसको बताते नहीं कि तुम क्या करो कि तुम्हारी हालत बेहतर हो सके। तो जो मेरे 1 मिलियन खानदान 1,70,000 हो ओह! गए, उनको मैं कुछ देती नहीं हूँ। ओह! ये बगैर पैसों के हो रहा है। जीरो चैरिटी। मैं नहीं समझती कि हमें लोगों को भिखमंगा बनाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। मैं नहीं समझती कि आप लोगों को बेहतरीन, चीजें दें। मैं नहीं चाहती कि बेहतरीन। हम सारा वक्त पैसे जो जमा फंड करते रेजिंग रहें। करते रहें और उसके बाद से फिर कहें भाई तुम्हें हमने ये दे दिया। हुँ, मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज्यादा लोगों की अना को बहुत इफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा। और हमने जब काम शुरू किया तो हमने यही कहा है कि तुम्हें खुद ही करना होगा। लेकिन जो लोगों ने साथ दिया है, अब हमारी जो वहाँ टीमें हैं उसमें खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, वो वहीं के लोग हैं। उनको हमने सिखा दिया कि तुम जाके लोगों को कैसे बताओ कि कैसे अपने गांव को ऑर्गेनाइज करो, कैसे तुम जा करके वहाँ पर पानी कैसे उसका इस्तेमाल करो, कैसे वहाँ पर सब्जियां उगानी शुरू करो, कैसे दरख्त लगाओ, कैसे मुर्गियां पालनी शुरू करो और कैसे खड्डे करो तो उसमें पानी आता है, उसमें मछली डाल दो। तो पहले उनको फूड सिक्योर किया, फिर हमने कहा कि ठीक है अब दरख्त तमाम फॉरेस्ट बाकायदा लगा रहे हैं सब लोग और खड्डे बना रहे हैं ताकि पानी उसमें जज्ब हो। तो जो आप तो गई हुई हमारे वहाँ डंसोहलरा गुजर में, आपने देखा है वो वहाँ पे कभी फ्लड नहीं आता, पानी नहीं आता वहाँ पे। क्यों नहीं आता? क्योंकि वहाँ पे सब चीज जज्ब हो जाती है। तो ये जो हमारे सब गांव हैं, हमने इसमें ऐसे तरीके किए हैं कि पानी आके जज्ब हो जाए। तो पानी थोड़ा बहुत आता जरूर है क्योंकि उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन वो फिर जज्ब हो जाता है, वो वहाँ पे ठहरा नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे बारिश है, आंधी है, तूफान है या सैलाब है, ये तो कुदरती आफात है, ये कुदरती अमल है ना, उसको रोका नहीं जा सकता। उससे बचा कैसे जा सकता है या महफूज कैसे रहा जा सकता है, ये इंसानी इख्तियार है और हमें सब जगह करना होगा, ये शहरों में भी करना होगा। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि ये इतना बड़ा एक चैलेंज है हम लोगों के लिए, क्योंकि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट चेंज अब एक रियलिटी है जी। इसको हम मतलब दरगुजर नहीं कर सकते, समझेंगे हाँ नहीं कोई बात नहीं है। अभी आपने देखा लॉस एंजल्स में क्या हुआ है, मतलब क्या कयामत की बात है। तो ये हमें देखना है कि हर जगह, और हमारा मुल्क तो 7वां मोस्ट वल्नरेबल समझा जाता है। इसका मतलब हमें हमेशा ही हमारे पास कोई ना कोई तबाही आती है। तो हम पूरा तैयारी करें, पहले से तैयार रहें। हम इसी जो मेरे 1 मिलियन खानदान है उनको मैंने यही कहा है, मैं तैयार करना है अपने आप को, ताकि आइंदा जब आए तो हम उसको सह सकें। क्योंकि जब गरीब के पास एक मर्तबा ऐसी कोई कयामत आती है तो वो दोबारा उठ नहीं सकता। लेकिन ना अमीर, अगर हम नौसानी की बात करते हैं तो ठीक है, वो अमीर कभी लोग दोबारा बना देंगे, बना लेंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो गरीब के पास गुजारे के लिए है ही सिर्फ एक चारपाई, या है ही एक सिर्फ झुग्गी, जो भी है उसके पास को संभालना है। बिल्कुल ऐसे, वो तबाह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है, इसीलिए हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, लोगों को सिखाते हैं बाकायदा कि भाई हर कोई जो है वो महफूज हो जाए, फिर वो खुद आगे जा सकेगा ऐसे ही। क्योंकि जरा सी बात है कि हम लोगों को देखिए, अब सब जो हमें इतने मौके मिले, आपने मेरी बात की, मुझे इतने मौके अल्लाह मियां ने दिए हैं जिंदगी में, मतलब आई डोंट थिंक आई डिजर्व इट, क्योंकि मुसलसल ही मतलब चीजें हमारी तो खुलती गई ना, रास्ते ही खुलते गए। तो गरीब की तो ये चीज नहीं है, बिल्कुल, इसका तो कोई कसूर नहीं था। तो अब ये कि अगर हम सिर्फ इतना करें कि हम लोगों को एक से दूसरे में शेयर कर लें, उससे ही बहुत सारी बातें आगे तक फैल जाती हैं। और शहरों की खवातीन तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ कर सकती हैं, और उनमें भी यही बात है, ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते, हर कोई जो है वो समझता है कि उसको पता नहीं क्या करे। एक रोड मैप चाहिए उनको, या एक कोई बेस चाहिए, बिल्कुल आपको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। मतलब मैं देखती हूँ खवातीन को, जिनके पास मोबाइल भी है, आता भी है, लेकिन कोई नहीं पता कि आप YouTube पे जाके क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या सिखा सकते हैं, अपनी स्किल्स भी दे सकते हैं लोगों को। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हर जो हमारे, और खैर मर्द भी कर सकते हैं, मेरा मतलब पता नहीं, हमारे वहाँ पे मर्द भी बहुत काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं बताना चाहती, खवातीन करती हूँ, साथ में मर्द भी साथ होते हैं, और खवातीन आगे चल पड़ती, क्योंकि उनके लिए तो उनकी डिग्निटी का मसला है, वरना उनके पास जिंदगी में कुछ नहीं, उसी बात उनको अपने लिए वैल्यू करवाने के, लोग समझे कि हाँ उनमें काबिलियत है। और इसके अलावा ये कि वही है जिनको घर भी बनाना है, बच्चों को भी संभालना है।
तो इसलिए उनकी ये प्रायोरिटीज है, वो लेके चीजें आगे जाती हैं, लग के करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मेरा जो चूल्हा है पाकिस्तान चूल्हा, जो कि मट्टी से बनता है, अच्छा, और जबरदस्त। वो दुनिया में मशहूर अभी है, हाँ, और उसको एक बड़ा अवार्ड भी मिला हुआ है, जबरदस्त। गोल्ड अवार्ड मिला था। वो खवातीन खुद बनाती हैं, ओके। लेकिन हमारे पास जो खवातीन जाके उनको सिखाती हैं कि कैसे बनाना है, फिर वो खुद बनाती हैं। वो प्लेटफॉर्म पे है, तो आप ऊपर बैठते हैं उसके, है ना, आप जमीन पे नहीं बैठे होते। ओके, और उसके अंदर आप जबरदस्त। वो खास, हम उनको बना दें, टिक्की कहते हैं उसको, उसमें वो ये गोबर और ये जो है गारा, सॉडस्ट, मट्टी। नहीं, अच्छा। गोबर और सॉडस्ट मिला के खास ओके, तौर पे वो बनती है, वो फिर वो उससे जलाते हैं, उससे ओके, हम लकड़ी नहीं जलाने देते, ओके। तो माहौल का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना हाँ, होता है। इकोसिस्टम। और उस पे बैठती हैं, बनाती हैं, और फिर वो क्या, उनके सामने पूरा जैसे कि पूरा दस्तरखान होता है ना, ओके। वैसा बना लेती हैं, बड़ा सा प्लेटफॉर्म, उसे बैठती हैं, फिर बच्चे भी बैठ के खाना खा रहे हैं, वहाँ कहानियां भी हो रही हैं, लोग भी मिलके बैठे हुए हैं, उनकी अपनी शान और हो जाती है। तो हमें यही देखना है कि हम खवातीन को डिग्निटी कैसे दें। बिल्कुल। वो हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल और उनको ये अगर मिल जाए तो आप देखिए वो क्या कमालात करेंगे। ऐसे ही। बिल्कुल सही कहा कि औरत को हमेशा से ना अपने काम, अपनी परफॉर्मेंस के लिए तारीफ सुनने के लिए कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ये नहीं होना चाहिए। खुद से लोगों को या उनके घर के अफराद हों, चाहे उनका फ्रेंड सर्कल हो, खुद से अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि थोड़े से काम को भी बहुत जानना चाहिए, क्योंकि औरत के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है ना, वो कुछ भी दुनिया में कर ले, घर, बच्चे, घरदारी, उसकी जिम्मेदारी हमेशा है और रहेगा, और उसको वो पूरा भी करना है, क्योंकि वही उसी के, वो पूरा करते ही वो मुकम्मल औरत बनती है। तो लेकिन उसका थोड़े से को भी बहुत जानना, तो क्या वो बहुत जो घर संभाल लेती हैं, अक्सर उन खवातीन के यही शिकायत रहती हैं कि हमारे काम को कोई काम ही नहीं समझता है। हमने एक बच्चे की तरबियत कर दी, एक बच्चे को पाल के बड़ा कर दिया, यही इतना बड़ा काम है, और ना कि उसके अलावा वो कुछ और भी करना चाहती हैं। तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, मौके फराहम करना चाहिए, और उनके साथ पीछे खड़ा होना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब अगर मैं अपनी जिंदगी को देखती हूँ, वो सवाल ही नहीं था अगर मेरे वालिदैन मुझे ना इनकरेज करते कि मैं पढ़ने जाऊँ, बिल्कुल। सवाल ही नहीं था कि मेरे मियाँ उस अगर मुझे दौर में वाकई मुझे अंदाज़ा है कि औरत का घर से बाहर निकलना, कोई एजुकेशन में पढ़ने जाना, ना कि मुल्क से बाहर जाके पढ़ना, आसान काम नहीं था। यानी ये चंद खानदान, चंद घराने या चंद कौम, जो कहना चाहिए, लोग कहना चाहिए, उन्हीं के अंदर ये चीज़ थी ना, जो पहले से शऊर याफ्ता थे, जिनको पता था कि हमारे घर की बच्ची, हमारे घर की बेटी पढ़ेगी तो उसने हमारे ख़ानदान को आगे बहुत बेहतर बनाना है। तो ये चीज़ अवेयरनेस होना भी हमें वालिदैन को देना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने बात की अपने सस्टेनेबल हाउसिंग की, और जो मैं अब देख भी रही थी, फ्लड के ज़माने में तो बहुत काम आया, लेकिन है ना, आपने जो बैम्बू को यूज़ किया एक सस्टेनेबल ऐसा घर बनाने के लिए, इकोनॉमिकली भी उनके लिए बहुत अच्छा हो, और दूसरा फिर बहुत आराम से लोग खुद बना सकते हैं ना। आपका ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था कि आपने उनको हर चीज़ बना के नहीं दी, ये है, ये लो और इसको बनाओ, तो सस्टेनेबल रहे, आइंदा फ्लड आए तो उसमें भी उनको कोई नुकसान ना हो ज़्यादा। बड़े अच्छे भी रहे, कामयाब भी रहे, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बल्कि इंटरनेशनली आपको इस पर बहुत अप्रिसिएशन मिली। आपके जहन में कैसे ख्याल आया था ये? ऐसे एकदम से तो खैर नहीं आया, क्योंकि अगर आप यूँ देखें कि 2005 में ज़लज़ला आया था, तो मैं वहाँ पहली दफ़ा जाके मैंने ये काम किया। उससे पहले तो मैं और ही तरह की चीज़ें करती थी। आर्किटेक्चर मेरा जो था वो अमीरों के लिए था, तो लिहाजा पहली दफ़ा मुझे मौका मिला कि मैं जाके वहाँ कर सकूँ। तो पहले तो मैंने वहाँ जो चीज़ें, मटेरियल जो गिरा हुआ था, डेब्रिस जिसको कहते हैं, उससे चीज़ें करके बनवाई। और फिर मुझे बांस का पता चला 2009 में, जब आपको याद है एक मिलिट्री एक्शन हुआ था स्वात में। जी। तो वो फिर कैंप, उसको इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग थे, उनको कैंप में जाके रखा गया, बसाया गया। तो मुझे भी वहाँ पे मौका मिला कि मैं जाके वहाँ खवातीन के लिए जो किचन होते हैं बनाने शुरू करूँ। तो वो फिर क्या चीज़ जल्दी बन सकती थी, उसके लिए फिर वहाँ पे बैम्बू को मुझे नज़र आया। तो तब से भी मैंने बैम्बू को करना शुरू किया। तो हम 2009 से मुसलसल बैम्बू को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बड़ा ज़बरदस्त मटेरियल है। पूरी दुनिया में जाके मैं यही कहती हूँ, बल्कि अगले रोज़ किसी ने मुझे कहा कि कनाडा में कोई उनका बेटा वहीं पढ़ रहा था, कोई अपने उसकी बिजनेस मास्टर्स की क्लास थी, तो उसने बताया कि हाँ, यास्मीन लारी प्रमोट्स बैम्बू। तो वो इतना ज़्यादा हर जगह पे हो गया, लेकिन ये कि वो बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मेरे पास तस्वीरें हैं 2014 की, जो सैलाब जो हमने बनाया था इधर ऊपर कोडीजी में, पूरा कई सारे स्ट्रक्चर्स बनाए थे।
फिर जब 2022 का सैलाब आया तब वो पूरा भर गया था, काफी सारा पानी वहाँ खड़ा था। तो देखा वो बिल्कुल तमाम स्ट्रक्चर सही सही थे रहे। बिल्कुल। तो वो सारा प्रूफ हमारे पास है, हमको पता है, और ये लोगों को बड़े पसंद आ रहे हैं और ये बड़े स्ट्रांग और बड़े सिक्योर हैं। और यही बात है जो अब मैं चाहती हूँ दुनिया में जो फैला रही हूँ या फैलाना चाहती हूँ, या पूरे हर जगह पे लोगों को ख्याल होना चाहिए कि ये पुराने तरीके जो हैं या पुराने हमारे पास जो मटेरियल्स मौजूद हैं, मट्टी हमारी बड़ी जबरदस्त, उससे इतने खूबसूरत घर बनते हैं, हमने बनाए हैं बहुत सारे। और ये फिर सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो काम है इसको मैं कहती हूँ जीरो कार्बन। इसका मतलब है कोई इसमें एमिशन नहीं होती। इसका मतलब है कि हमने जमीन को या प्लैनेट को बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं दी, डिस्ट्रॉय नहीं किया किसी चीज को, डैमेज नहीं किया। यस। और मट्टी जो है वो बड़ी जबरदस्त चीज है। बिल्कुल। और मट्टी में हम लाइम मिलाते हैं। लाइम एक बहुत कदीम चीज है जो हमारे यहाँ मुगलों ने भी इस्तेमाल की, उससे पहले से होती रही है, जो सीमेंट का बदल है। जी हाँ बिल्कुल। तो उससे मट्टी जो है बहुत ही मजबूत हो जाती है। उसकी ईंटें इतनी जबरदस्त बनती हैं कि उसमें आप कितना पानी छोड़ दें कुछ नहीं होना। तो लिहाजा ये सब कॉम्बिनेशन जो मैंने डेवलप किए हैं, इससे आपको बड़े सस्ते बनते हैं घर और बड़े मजबूत बनते हैं। तो ये हम और इसकी सबसे बड़ी बात ये वाली है कि अब मेरा जो मोटो है, जो मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ हर जगह पे, वो ये है जीरो कार्बन जीरो वेस्ट। एक तो वेस्ट किसी का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और फिर जीरो चैरिटी, नो चैरिटी फॉर एनीबॉडी। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। एंड दैट लीड्स टू जीरो पॉवर्टी। उससे ही आप गुर्बत से निकले। बिल्कुल, वरना आप उसी में धंसे रहें। बेहतरीन। हमें लोगों को फाल करना है, वो खुद अपने आप को संभालें और संभाल सकते हैं, कोई वजह नहीं। बिल्कुल। और माशाल्लाह इतना शऊर सब में है, मैं हैरान हूँ। हम कहते हैं ना कि जाहिल हैं, कहने को तो हम कहते हैं जाहिल हैं, मगर क्या उनमें क्या समझ है। बिल्कुल। और हम जो कहते हैं ना कि आपने बात की खवातीन की जो बिल्कुल उनको अप्रिशिएट नहीं करते, मैं आपको बताऊं कंस्ट्रक्शन में कितना क्या होता है। हमारी जो खवातीन हैं वो जो मट्टी से चीजें बनाती हैं, चाहे प्लास्टर करें, चाहे जो आपने वो देखी वहाँ डेंस हॉल गुजर में जो टाइलें थी, टाइल्स बनी हुई, बिल्कुल मेरी खवातीन जो पहले जो भिखारी थी वो खवातीन बनाती हैं मखली में। कितना खूबसूरत। और वो इतने इतने ख्याल से बनाती हैं, इसलिए क्योंकि जिंदगी में उन्होंने क्या किया आपको तो पता ही है। जी, आटा गूंदा है, पेड़े बनाए, उनको पता है क्या बेली है। बिल्कुल सही। दैट इज देयर द बेस्ट स्किल पीपल। अच्छा, फिर मैंने देखा कि जो वहाँ पे हम बहुत सारी इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल चीजें करते हैं। मैं तो वेस्ट पे बहुत ज्यादा करती हूँ, जो वेस्ट मटेरियल उसको इस्तेमाल करते हैं, वही सबसे सस्ता क्या उसका नो कॉस्ट होता है। तो उसमें वो फिर जब मैट्रिक बनाती हैं तो इतना अच्छा स्टिच करती हैं, आपके थैच बनाती हैं, स्टिच करती हैं। किस लिए? जिंदगी भर उन्हें सिलाइयाँ की। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें इतनी ज्यादा स्किल है जो आज तक किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। और फिर अब इतनी खूबसूरत वो डेकोरेशन करती हैं उसकी मट्टी की, यू नो इट्स अनबिलीवेबल। और लोग आके अशज कर जो जा रहे हैं हमारे, बहुत से लोग अब आते हैं बाहर के जो जा रहे हैं वहाँ पे गांव में हमारे, जाके देखते हैं, वहाँ रहते भी हैं, वहाँ जगह भी हमारे रहने की, वहीं उन्हीं के जैसे कॉटेज वहीं जाके रहते हैं और वहाँ वो हैरान है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो देखिए लोग ऐसी जगह तलाश कर रहे हैं ना, उनको मेंटल वेल बीइंग के लिए पानी, झरोने, दरख्त, परिंदे, मट्टी, नेचर से दुनिया भर वापस घूम के नेचर के करीब आने के लिए आप जितना कंक्रीट की तरफ चले गए हो, वक्त ने आपको वापस घुमा के आपकी मट्टी के पास लेकर आना पड़ा। करना भी पड़ेगा। जितने अभी डिजास्टर्स हो रहे हैं ये किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि कंक्रीट जो सीमेंट और स्टील है वो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होती है। बिल्कुल। इसलिए मैंने सन 2000 से जब से मैंने अपना गिव अप किया है काम, मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती कतई तौर पर। और ये कंक्रीट है जो आपके पेवर्स हैं, आपके शहर में क्यों तबाही आ रही है? बिल्कुल। हर जगह पेवर्स कंक्रीट के लगा दिए, हर जगह कंक्रीट से कवर कर दिया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इतनी सारी बना दी है हर तरफ। और अब ये हो रहा है कि गर्मी एक तो आ रही है, दूसरा ये कि पानी जज नहीं हो रहा, आपके पास फ्लडिंग हो रही है। फिर हम बात करते हैं कि नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन की कमी और ज्यादा हो गई है, तो उसके पीछे जो मेन रीजन है वो आपने बहुत अच्छे से बताया है। ये सब है जो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपने शहरों को ठीक करना है, बिल्कुल अपने देही इलाकों को ठीक करना है और देही इलाकों में ठीक करें ताकि लोग वहीं रहें। अभी हमने वहाँ प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, वहाँ लोग जो चीजें बनाते हैं वो आपस में बेच रहे हैं। मैंने कहा अमीरों को बेचने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। पहले वो था ना कि एक चीज अपने में वो ट्रेडिशन था कि आपके पास जो चीज है वो मैं ले लूंगी, मेरे पास जो चीज है वो आप ले लेंगे और एक दूसरे की चीज इस्तेमाल कर लेंगे। मगर अब ये तो ये है कि बेच रहे हैं ना, आपस में बेच रहे हैं। बिल्कुल। किसी को वहाँ जो चीजें बन रही हैं वही वाली जिनको जरूरत है बेस्ट, तो वो आपस इतनी गुर्बत है कि वो थोड़े थोड़े पैसे वाली चीज लोग खरीद सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरा वो है
एक और जो मेरा प्रिंसिपल है वो ये कि बेयरफुट इकोसिस्टम एक यस गरीबों का सिस्टम है जो कि अब बाकी इकोनॉमी से बहुत बड़ा है, यस और उसमें आप जो चीज बनाते हैं अगर वो सही अच्छी है और वो मुनासिब दाम है वो बिकेगी बिकेगी तो बिल्कुल। वहाँ के लोग जो अपना वो पैसे बन रहे हैं वहाँ जो हमारे लोग हैं जिन्होंने सब कारोबार अब शुरू कर दिया ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब लोग पैसे बनाएं ताकि उनकी हालत बेहतर ये हो। बहुत सी चीजें ना जिसमें रिली है, टोकरियां That's हैं, right, that's या right, हम जिसको छाबड़ियां बोलते हैं, that's घर की right. कितनी चीजें हैं और इस्तेमाल की। मगर ये सारी वो हाँ, आपस में भी उनको चाहिए। आपस में जो उनको भी तो रिली चाहिए। जो यस रिली हमारी है वो इतनी हाँ, पॉपुलर है, जो वाओ, गांव हमारे रिली बना बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल। वो माशाल्लाह सब बिकती हैं, उनकी आपस में बिकती हैं। रिच कल्चर, वाइब्रेंट कलर्स, या, बाहर के लोग इतना पसंद करते बाहर की हैं। जरूरत ही नहीं ना, जी हमने तो कहते बिल्कुल, बाहर को जरूरत। पाकिस्तान में हाँ, इतना उनके और पास चांस है। अभी शुरू करवाया है हाँ इसका ये बनाना के जो वो स्टॉक होते हैं ना उसका उसकी बास्केट जी, बनानी अभी शुरू की है। अगर वो चल जबरदस्त, पड़ेगा तो वो वहाँ पे बहुत, इसलिए वो बहुत सस्ता बनता है वो। वाओ, जबरदस्त। और वहीं के मैं तो जाती हूँ वहीं बिके, मुझे शहरों से कोई दिलचस्पी नहीं, सही। ना अमीरों से कोई दिलचस्पी है। बहुत अच्छी बात कही आपने, ये वाकई में कि उन लोगों के पास अपना इतना सब कुछ है कि वो यहीं को पूरा कर लें तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, और ये कि उनको हाँ उनको भी हर चीज उनको अच्छी भी चाहिए, वो अप्रिशिएट करते हैं जब कोई चीज अच्छी होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने मिट्टी का बनवाया है, जो मैं चाहती हूँ उसमें वो चीजें अपना चीजें स्टोर करें ना, अच्छा जैसे ड्राई करके सब्जियों को रखें सैलाब के जमाने के लिए, तो वो मुझे लगता है कि बहुत पॉपुलर होगा बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट शेप। दे ऑल लव इट, उनको जो भी आप दें मुख्तलिफ चीज वो बना देते हैं। बहुत खुशी से भी इस्तेमाल करते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा। अभी कुछ देर पहले जिक्र हुआ डेंसो हॉल का, लेकिन मैं खुद भी वहाँ जा चुकी हूँ, मैं बहुत इंस्पायर भी हूँ उस जगह से। ये हमारा पाकिस्तान को जो हेरिटेज है जो वक्त के साथ साथ मनहदम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, आपने उस जगह की बका को कायम करके रखा है, ये आगे भी ख्वाहिश है वो कायम रहे। वो जगह आपको क्यों ज़रूरत पड़ी, या आपने क्या सोचा कि इसको मैं महफूज कर लूँ, मुंजमद कर लूँ, आने वाली नस्लें जब देखें कि, और अफादियत या अहमियत का भी पता तब चलेगा कि ये हमारा पाकिस्तान का हेरिटेज क्या कल्चर था, क्या ख़जाना है। इस ख़जाने को आपने तो महफूज कर लिया जितनी आपकी वसातत थी और सताअत थी। आप लोगों को क्या मशवरा देंगी कि क्या अहमियत है, क्यों करना चाहिए इसको? ये तो बहुत ही आपने दुखती रग एक पकड़ लिए मेरी, क्योंकि मुझे लगता है ये कि अब हम कब से 1980 से लगे हुए इस काम में, जब से हेरिटेज फाउंडेशन को कायम किया था मेरे मियाँ ने और मैंने, कि हम किसी तरह से पाकिस्तान के विरसे को बचाएं, और क्या कुछ नहीं किया। और सन 1994 में एक लॉ भी मैंने करवाया ये अर्बन हेरिटेज के लिए, क्योंकि एक तो अंग्रेज लॉ बना गया था ना बाकी आसार कदीमा के लिए, लेकिन शहरों का जो था हेरिटेज वो तोड़ा जा रहा था, तो उसके लिए बनवाया। और पहली जो 600 इमारतें कराची की रजिस्टर हुई वो हमने हेरिटेज फाउंडेशन डॉक्यूमेंट छापे हुए थे उसके हुए। तो वो हमने सिलसिला शुरू किया। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि अब हमारा सब कुछ बचेगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क के अंदर इस कदर हालात खराब हो चुके हैं, लोगों को मेरा ख्याल है पैसे बनाने की शायद ज्यादा लगन है और शायद और चीजों की इतनी कदर नहीं है, तो लिहाजा रोज कोई ना कोई बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, बाकायदा डिलिबरेटली तोड़ रहे हैं। और जो साहिब इक़्तिदार हैं और जो इसको संभालने वाले हैं, जो कहते भी हैं कि उसके कस्टोडियन है, वो भी मैं नहीं समझती कि उनका भी कोई खास अच्छा इसके अंदर रोल है, क्योंकि हर तरफ चीजें टूट रही हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। रघुज़र जो है उसका इत्तेफाक की बात है कि वो हमारे एक चीफ जस्टिस थे गुलजार साहब, आपको याद होगा, रिटायर हो गया चंद साल पहले, 3-4 साल पहले। उन्होंने कहा था, हुकूमत से बहुत कहा कि भाई आई वांट द ग्लोरी ऑफ कराची टू बी बैक। तो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे उस ज़माने में, उन्होंने फिर एक मीटिंग कॉल की, आर्किटेक्ट्स वगैरह की, तो मुझे भी बुलाया गया। मैंने कहा साहब ग्लोरी तो जब ही आएगी जब इसकी हेरिटेज हम सारी बचा देंगे। उन्होंने कहा फिर आप क्या समझती हैं कैसे होना चाहिए? तो मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि जब मैं अगर कराची पोर्ट ट्रस्ट से चलूँ तो पैदल चलते चलते रविशों पे और चारों तरफ हमारी हेरिटेज बिल्डिंग वहाँ पे हूँ और मैं करते करते एम्प्रेस मार्केट पहुँच जाऊँ। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा फिर आप बताइए। तो मैंने कहा फिर तो मैंने बाकायदा डिज़ाइन कर दिया। तो एक ट्रेल मेरी है हेरिटेज ट्रेल, जो कि अभी हमने अभी फ़िलहाल मैंने डेंसो हॉल से लेके वहाँ तक की है, KPT तक।
मैं चाहूंगी और भी आ जाए, लेकिन अभी तो ये भी नहीं बन पाई। तो उसका जो पहला हिस्सा था जो अप्रूव हो गई थी, फिर उन्होंने उसको नोटिफाई भी करवा दिया, लेकिन हुकूमत ने पैसे कोई नहीं उसके लिए रखे। तो फिर मैंने खुद ये बनवाया हेरिटेज फाउंडेशन ने। पहला जो सेगमेंट है उसमें 13 सेगमेंट है, तो अभी वो एक बना है, बाकी अभी तक और कोई सामने नहीं आया। मगर मेरा ख्याल है कि उससे शायद चीज़ें हमारी कुछ और बच जाएं। बहुत डिस्ट्रक्शन उस इलाके में हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को सांस लेने की जगह तक नहीं है। बिल्कुल, बहुत तो ये मेरा एक पूरा प्लान है कराची के लिए, डीकार्बनाइजेशन एंड ग्रीनिंग ऑफ कराची, कि यहाँ से कार्बन को हम कम करें, ख़त्म करें और इसको ग्रीन करें, ताकि लोगों को कम से कम सांस तो लेने की बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और जो हालात हैं, हम खारादर में भी काम कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, हम एक स्ट्रीट ही करें एक वक्त। तो दूसरी स्ट्रीट मेरी जो है वो हमने की है खारादर चौक के पास। वहाँ पर भी दरख्त लग गए हैं। वहाँ माशाल्लाह लोगों को रिलीफ मिला है। वहाँ 250 दरख्त लोगों ने खुद ला के लगाए। कम्युनिटी इसको संभाल रही है। वहाँ एक छोटी सी चौकी थी पुलिस की जो हमने ठीक कर दी, और वो मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि वो पुलिस की चौकी थी। पुलिस ने और हमारे जो डीसी साउथ हैं, सब लोगों ने मिलके बहुत इसमें ताउन किया और उसको फिर ठीक करवाया। तो वो जो है अब वहाँ पर लोग आके, वहाँ बच्चे आके, वो छोटी सी लाइब्रेरी बन गई है वहाँ पे, जबरदस्त, और सारी कम्युनिटी इसको संभाल रही है। और मेरी तीसरी जो स्ट्रीट अभी है वो यहाँ बन गई है, जो कि ग्लास टावर में क्लिफ्टन के पीछे, जबरदस्त, उसके साथ एक कच्ची आबादी। यहाँ पर दरख्त हम लगा रहे हैं बेनतहा, जिससे कि पूरा माहौल एनवायरनमेंट चेंज होगा। बिल्कुल। और वहाँ पानी बिल्कुल जमा नहीं होता है, जीरो फ्लड। उसमें पिट्स बना दिए हमने, वेल्स बना दिए हैं, उसमें टेराकोटा की टाइल लगा दी है। कोई कंक्रीट नहीं है, कोई स्टील नहीं है, और जीरो कार्बन। तो अब ऐसे एक करके अब हमारा ख्याल है कि अभी हम खारादर में और भी करेंगे। ये बगैर पैसों के हम करते हैं, और मेरी ख्वाहिश बहुत है। अभी तक थोड़े बहुत तो मैं भी, पहले तो मैंने खुद लगाए, फिर थोड़े लगाए। अब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कराची की जो पहले तो कम्युनिटी जहाँ बन रही है वो कुछ इसमें अपना शामिल करें। हाँ, बिल्कुल। और बाकी भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर वो आए जरूर। एक एक गली को भी लेके और लोग खुद उठ के करें कि हाँ मैं ये करना। बिल्कुल बिल्कुल। दरख्तों का ख्याल करें, खवातीन वहाँ पे बागबानी करें। मतलब क्या वजह है कि फूड सिक्योरिटी नहीं है हमारे मुल्क में। मतलब अगर सब्जियों का है तो अगर हमारे पास ये बाग हो हर गली में, तो उसी में खवातीन जो है वो अपने लेके वहाँ पे सब्जियां उगानी शुरू करें। और दरख्त हैं उस पे आप वो फलों के दरख्त होने चाहिए, बच्चे वहाँ से फल खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब शहर में इतनी गलियां जो बेकार पड़ी हुई हैं, गंदगी से भरी हुई हैं। आप नॉर्दर्न एरिया चले जाए ना, आपको रोड के साइड में आपको सारे दरख्त लगे हुए नजर आते हैं। इंजीर भी है, सेब भी है। तो जो भी मुसाफिर है रुक के उतरता है, तोड़ता है, खाता है, वो एक अलग से एक्सपीरियंस भी है। मगर वहाँ थोड़ा फर्क है, थोड़ा फर्क है कि वो आपका जो इलाका है वो बड़ा जरखेज है। जी हाँ। यहाँ पर तो चूंकि तवज्जो देनी होगी, हमने सड़कों से भर दिया अपने शहर को, लेकिन सड़कें सारी बुरे हाल में। लिहाजा अगर वहाँ को सबको आप सरसब्ज ऐसी इको स्ट्रीट बना दें, मेरी वी कॉल इट सब्ज गली, सारी सब्ज गलियां हो जाए। बिल्कुल। जहाँ ट्रैफिक चलानी है, बहुत कम चलती है, वहाँ चला दे, और बीच में सारी गलियां। और खवातीन अगर उठ चढ़े अपने अपने मोहल्ले में कहें हम तैयार हैं मदद करने के लिए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। असल में हम लोग हमेशा से बहुत सारी चीज़ों को ना बहुत देर में एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ हम अपनी खूबियों से वाकिफ़ नहीं होते, वहीं हम अपनी खामियों को एक्सेप्ट भी नहीं कर होते। जो हमारे अंदर कमियाँ हैं या कोताहियाँ हैं, बेहतर वक्त यही होता है कि मुश्किल वक्त आने से पहले आप उन चीज़ों को पे काबू पा लें, उन पे अमल कर लें। और यकीनन पाकिस्तान इस वक्त जिस दोहराए पर है, या क्लाइमेट चेंज के हवाले से ही हम सिर्फ बात करें, इकनॉमिक का तो हम कोई एक्सपर्ट भी नहीं और इस पर बात भी नहीं कर सकते। हमारा किरदार इतना ही हो सकता है कि हम अपने हिस्से का एक कतरा डाल दें उस समंदर में। तो हम सब जहाँ पे भी हैं, जिस फील्ड्स में भी काम करते हैं, ये अवेयरनेस दे दें लोगों को, तो बहुत बड़ी बात है। उन तमाम आर्टिस्ट से, उन तमाम लोगों से जो अपनी आर्ट की प्रोडक्ट को, चीज़ों को डिस्प्ले करना चाहते हैं, इतनी जगहों के नाम लिए हैं। आप यहाँ हेरिटेज की जगहों पर जाइए और अपनी चीज़ों को डिस्प्ले कीजिए, मार्केट कीजिए। न सिर्फ इससे ये होगा कि और लोगों को अवेयरनेस आएगी, आपको अंदाज़ा होगा कि उन जगहों को महफूज करना कितना ज़रूरी है। और फिर आपको इस कराची ने जो कराची की आवाम, हमेशा कहते हैं ना पाकिस्तान का एक माँ का किरदार अदा करता है कराची, और हमेशा ऐसे काम करते हैं यहाँ के लोग के पूरा पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठाता है। तो कराची में भी कुछ ऐसी जगह हैं
जिनसे आइए और आप भी फ़ायदा उठाइए, अपनी चीज़ों को उनको भी महफूज कीजिए, लोगों को भी बताइए और आप अपना किरदार अदा कीजिए। बस अपना हिस्से का जो हक अदा कर सकते हैं हम सिर्फ वही कर सकते हैं, तो बेहतर काम कीजिए, ज़्यादा बेहतर यही है। इतनी सारी बातें हैं कि यकीनन हमारा एक टाइम का लिमिटेशन है, लेकिन शायद सवाल तो जो जहन में थे, जो सोच के आए थे, वो तो कहीं और रह गए। इतनी प्यारी बातें हमारी हो गई हैं। आखिर में मैं सिर्फ आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप अपनी लेगेसी में एक तो हमारी यूथ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, और आप क्या समझती हैं कि एज अ आर्किटेक्ट इस फील्ड में, क्योंकि हमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना है, हमने इकोसिस्टम के ऊपर काम करना है, एनवायरनमेंट पे काम करना है, बच्चों को किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और उनको तब्दीली का पहला कदम जो है ना, उनको उठाने के लिए खुद क्या करना होगा? ये तो बहुत ही आपका गंभीर सवाल है, क्योंकि हालात जो हैं वो काफ़ी मखदूश हैं और अभी जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए मेरा ख्याल है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। यस। जहाँ तक मेरे प्रोफेशन का ताल्लुक़ है, उसमें अब ये है कि ख़वातीन तो बहुत हैं एक्चुअली, बट आई थिंक नाउ मोर गर्ल्स नाउ इन द प्रोफेशन। यस। मगर सिर्फ मैं जहाँ भी जाती हूँ, मेरा मैसेज अपने यंग लोगों से यही होता है, जो आर्किटेक्ट्स हैं या बनने वाले हैं, कि अब सिर्फ अमीरों के काम करने का टाइम नहीं है। अमीरों के लिए नहीं सिर्फ डिज़ाइन करें, बल्कि और बहुत सारे ऐसे जगह हैं, इलाके हैं, एवेन्यूज़ हैं जो भी एक्सप्लोर करने होंगे। और स्लम्स में भी काम करना है हमें, यहाँ पर जहाँ पे ये हो रहा है, सैलाब आते हैं, उनको संभालने के लिए करना है। जैसे मैंने कहा, गलियों में काम करना है, हर जगह हमें अर्बन एरियाज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल में, हमें देखना है कैसे बेहतर करना है। तो ये सिर्फ आर्किटेक्ट ही कर सकते हैं, कि उनके पास एक डिज़ाइन कैपेबिलिटी होती है, किसी और के पास नहीं। यस, बिल्कुल। इसलिए आर्किटेक्ट को चाहिए कि वो इन शोबों में जाएं। और बल्कि मैंने ये अक्सर कहा कि जब मुझे रॉयल गोल्ड मेडल मिला, जो कि काफ़ी मशहूर चीज़ है, जो बड़ी मुश्किल से आर्किटेक्ट्स को मिलता है, मुझे बड़ा फख्र है कि मैं पहली आर्किटेक्ट हूँ पाकिस्तान की इसको मिला। लेकिन जो मैंने बात की वो ये थी कि आमतौर पे ये मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी और शहरत होती है, तो आप जाके और भी बड़े बड़े कमीशन लें, आप बड़ी बड़ी इमारतें और बनाएं। तो मुझे तो वो नहीं करना था। लेकिन मैंने कहा इससे ये पता चलता है कि अब ये वक्त आ गया है जब प्रोफेशन में अब ये ज़रूरी है कि अगर आप जैसा मैं काम कर रही हूँ वो भी करें, तो फिर भी आपको रिकग्निशन मिलेगी। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ अमीरों के लिए काम करें। जी, अपने मुल्क की 30% पॉपुलेशन के लिए काम मत करें, 70% के लिए काम करें। खाली हो। जी हाँ, बिल्कुल। हम काम करते हैं 1% के लिए सोचते हैं। यस। तो लिहाजा अब हमें अपना कैनवस जो है उसको फैला देना चाहिए। हमें अब तमाम बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हमारी जो है इनपुट से लोगों की जिंदगियाँ बहुत बेहतर हो जाएंगी। वो हमें करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त दिया, और यकीनन आपके पास बहुत कुछ है जो हम आपसे सीख सकते हैं, आपसे ले सकते हैं और अपनी नौजवानों को, अपनी ख़वातीन को बता सकते हैं। आज की नशिस्त के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी तो नहीं लग रहा है, और हम ज़ाहिर है हर प्रोग्राम की एक लिमिटेशन होती हैं। आप ज़रूर ऐसे लोगों से अपने आप को जोड़े रखिए। देखिए, क्योंकि मैं ख़वातीन को हमेशा क्या कहती हूँ कि आप अपने दोस्तों में, अपने इर्द गिर्द के सर्कल में, अपने रिश्तों में कुछ ऐसे लोग ज़रूर रखें जिनसे आप इंस्पायर हो सकें, जो आपको मोटिवेट कर सकें। क्योंकि हर खातून जब डीमोटिवेट हो जाती है तो उसको दोबारा खड़े करना अपने कदमों पे, या उसको इस चीज़ के लिए राज़ी करना कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपना किरदार अदा करो, बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी एक छोटे से जुमले से, किसी एक छोटी सी बात से, या किसी एक के छोटे से टोक देने से काम नहीं रुकने चाहिए। आप ज़रूर ऐसे लोगों से जुड़िए, ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए, ऐसे लोगों को से सीखिए। इन लोगों के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो ज़रूर अपने आप को मोटिवेट रखिए, और इस जज्बे के साथ कि आप जो कुछ भी करेंगे आपके इर्द गिर्द में वो ज़रूर ऐसा मुस्बत अमल होना चाहिए कि 4-6 लोगों को फ़ायदा ज़रूर पहुंचना चाहिए। सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद होकर मत सोचिए। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।